नमस्कार दोस्तों, वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विवेक डोभाल और आज हम बात करेंगे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और सल्फर चक्र और इसके अतिरिक्त जो भी और चक्र होंगे, जो भी साइकिल्स होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप एंडिंग पॉइंट तक देखते चलें, क्योंकि तभी जाके आपकी समझ में टॉपिक अच्छे से आएंगे जब आप इसको अच्छे से देखोगे एक बार। और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपसे बहुत सारे टॉपिक जो छूट जाएंगे, राइट। और मैं आपको शुरुआती तौर पे बता दूं कि जिन पॉइंट्स के आगे नोट करके लगा रखा होगा वो पॉइंट पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं शुरू कर देता हूँ। पहला जो हमारा रहेगा यानी मोमेंट ऑफ न्यूट्रिशन विद इन इन्वायरमेंट, सॉरी इकोसिस्टम। पाचन तंत्र में पोषक पदार्थों की गति कैसे कैसी, ये यूनिट नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि कल हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने इन्वायरमेंट की जो क्लास हमने दी थी, जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन हो जाएगा, साउंड पोल्यूशन हो जाएगा, विद आपका वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो सारी जो वीडियोज़ हैं वो स्पेशल प्लेलिस्ट में इसकी शामिल किए गए हैं। आपको इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट अवश्य मिल जाएगी, आप इसमें देखते चलना, राइट। तो पहला पॉइंट रहेगा कि महत्वपूर्ण लघु व दीर्घ पोषक तत्वों के जैविक से अजैविक व अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रासायनिक चक्रीकरण कहते हैं, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि बायो जियो केमिकल साइकिल किसे बोलते हैं, तो जब क्या होगा कि पोषक तत्वों का जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक, अजैविक से फिर अजैविक में पुनः ये जो क्रिया चलती रहती है इकोसिस्टम में, इसी को एक क्या बोलते हैं, भू रासायनिक चक्र। या सीधी सी बात है, हमारे पृथ्वी में वो रसायन, क्योंकि यहीं से भी डेफिनेशन बन सकती है अगर आप देखना चाहेंगे तो, कि हमारे भू यानी कि पृथ्वी, हमारे पृथ्वी में जो रसायन है उनका चक्रीकरण इनके बायोटिक से एबायोटिक में, एबायोटिक से बायोटिक में जाने को लिए क्या बोलेंगे, इनकी बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। अथवा इन पोषक तत्वों का चक्रण या न्यूट्रेंट साइकिल भी इसे कहा जाता है। कभी कभार अथवा नाम से या उपनाम से ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसके उपनाम से भी आप उसको याद कर सकते हैं, राइट। जो मुख्य विभिन्न जैविक स्तरों पर इनके परिग्रहण, इनके परिग्रहण को बोलते हैं अपटेक, संग्रह इनके कलेक्शन बोल सकते हैं, राइट। व विमुक्ति इनकी रिलीज को दर्शाता है। एक पॉइंट ये हो जाएगा। नोट, यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा कि सजीवों के विकास के लिए कुल कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 30 से 40 तत्व क्या होते हैं हमारे सजीवों के विकास के लिए, इनके लिविंग्स के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महत्वपूर्ण है, राइट। अभी वर्तमान में जिसमें कि हम देखते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस 6 मुख्य मौलिक तत्व हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पेपर का ये बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सी टेट, यू टेट और आपका यूपी टेट जैसे क्वेश्चनों में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो लोग अभी सी टेट या यूके टेट या डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो कृपया करके आप इसको अच्छे से देखें, राइट। जिनका उपयोग सभी मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड व पॉलीपेप्टाइड्स के निर्माण में आवश्यक होता है। तो ये जो 6 जो मौलिक तत्व हैं या मुख्य तत्व हैं या मुख्य या मूल जैविक तत्व हैं, यानी कि बायोटिक एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इनके निर्माण में क्या होता है, आवश्यक होता है। इसमें ग्राफ दिया गया है, आप ग्राफ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हो रहा है। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ग्रीन प्लांट्स से कोई भी अगर बायोटिक फैक्टर लेके चलते हैं तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को बोलते हैं हम लोग शाकाहारी। हर्बीवोरस क्या होता है, शाकाहारी। कोई भी चीज़ शाकाहारी से किस में जाती है, शाकाहारी से जाती है आपका मांसाहारी में जाती है। मांसाहारी में तब जाएगी जो ये कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं इनके, उसके बाद आपका मांसाहारी में जाएगा। मांसाहारी से एक्सपोर्ट इनकी इस चीज़ निकलती है तो इनकी भूमि में चली जाती है, मृदा में चली जाती है। मृदा में या इसे डिकम्पोजर्स के माध्यम से उसको क्या कर देता है, इसको पृथक पृथक कर दिया जाता है। फिर मृदा के माध्यम से ही क्या होता है, इंपोर्ट किए जाते हैं, आपका ग्रीन प्लांट्स में जाते हैं, राइट। तो यानी कि ये साइकिल क्या है, निरंतर चलती ही रहती है। और यदि बाय द वे यहाँ से अगर डिकम्पोजर्स को यदि हम बाय द वे हटा दें, अगर हम डिकम्पोजर्स को यहाँ से हटा दें, तो ये साइकिल जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यदि कोई कार्निवरस यदि मरता है, ये डेड हो जाता है, तो उसके बाद उनके उसको नष्ट करने वाला कोई नहीं होगा इनकी। इसलिए डिकम्पोजर्स को, अपघटक को हम कभी कभार क्या कहा जाता है, अपघटक को सफाई कर्मचारी की संज्ञा भी दी जाती है, राइट। नेक्स्ट, ये यहाँ पे साइकिल है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं।
अब बात करते हैं कार्बन चक्र, व्हाट इज द कार्बन साइकिल। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। सबसे पहले आत्मपोषी ऑटोट्रोफिक जो होते हैं पौधे अर्थात प्राथमिक उत्पादों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण कर ली जाती है। सबसे पहले क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं या आत्मपोषी जो पौधे होते हैं, पौधे के द्वारा क्या कर ली जाती है, पौधे के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर ली जाती है, श्वसन के रूप में ग्रहण कर ली जाती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से भले ही आपको लगता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस समय करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं के दौरान क्या करते हैं, श्वसन के रूप में करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया चलती है ये डे की चलती है, दिन की चलती है। रात्रि के समय बहुत कम मात्रा में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा आपका ये ज़्यादातर जो है दिन के समय में ही इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अब बात करते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। ये काम कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दी जा रही है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। 6CO2 + 12H2O, ये लाइट इनके प्रकाश विद क्लोरोफिल की उपस्थिति में आप इस रिएक्शन को विदाउट जो आपका ये बोल सकते हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया गया है या समीकरण को संतुलित बैलेंस नहीं किया गया है, ये पहले नहीं करा था, लेकिन इस यहाँ वाले पीछे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे समीकरण को संतुलित करके दिया गया है। 6CO2 + 12H2O गिव राइज टू क्लोरोफिल विद सनलाइट इज इक्वल C6H12O6, ये जो फॉर्मूला है इनके ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। आपको ये यहाँ पे जो एरो दिख रहा होगा, मैं जूम करके बता देता हूँ आप लोगों को। तो इनके C6H12O6 ये तो हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, राइट। जो पेड़ पौधों में भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। यहाँ से 6H2O निकलते हैं। 6H2O का मतलब यहाँ से हो जाएगा वेपोराइजेशन अर्थात वाष्पीकरण। 6O2 मिल जाएगा अर्थात हमको दिन के समय ऑक्सीजन क्या करते हैं, पेड़ पौधे निकालते हैं। आई होप कि आपके सामने ये वाली समीकरण क्वेश्चन आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पर्वतों की चूना पत्थरों इनकी लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं में कार्बन की बहुत मात्रा संग्रहित रहती है, राइट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पे कार्बन का सबसे अधिक संग्रहित मात्रा रहती है। तो लाइमस्टोन में भी क्या होती है, कार्बन की बहुत मात्रा संग्रहित रहती है। और साथ में क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, समुद्री वातावरण में जल प्लवक इनके फाइटोप्लैंक्टन व अन्य जीव कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अपने खोलों में इसे इनके सेल्स में इसको एकत्रित करते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से विकिरण को अवशोषित कर ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। ये आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस, बस आपको इतना ही याद करना होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या करती है, वो बढ़ने का कारण वनों का ह्रास, इनकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है तो वनों का ह्रास हो भी जाता है, राइट। अपूर्ण दहन जीवाश्म ईंधन का अविवेकपूर्ण तरीके से जलाना भी क्या करता है, हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो 0.003% है, यदि इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने के कारण ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इस बात में इनके नीचे भी यही बात बोली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पेड़ पौधों के रोपण करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो ठीक है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर पिघल जाने के कारण क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ जाएगा तो समुद्र के किनारे जितने भी एरिया होंगे वो सारे के सारे डूब जाएंगे। एक बात तो ये हो जाएगी। नॉट कार्बन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। कार्बन यह जीव द्रव्य इनके प्रोटोप्लाज्म का सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। कार्बन को जीवन का आधार भाई माना जाता है, राइट। कार्बन को क्या माना जाता है, जीवन का आधार माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे संसार में जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, जब बायोटिक है यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने जैविक हैं, जैविक पदार्थों की, जैविक लोगों की एक विशेषता होती है, बायोटिक जो जैविक होते हैं उनमें कार्बन अवश्य पाया जाएगा, ये कन्फर्म है, राइट। नेक्स्ट, गर्म जल के स्रोत, राइट। गर्म जल के जो स्रोत होते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा, यहाँ से भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
तो इतने सारे के सारे जो पॉइंट थे ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड थे। आप इसको एक बार अच्छे से पुनः देख लेना, आपके सर में ये आ जाएगा। और इतने ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें, राइट। नाइट्रोजन जंतु एवं पादप के लिए क्या होता है, एक आवश्यक तत्व माना जाता है। इसका उपयोग जो है अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजन क्षारक, हाइड्रोजन ग्राही, एनएडी, एफएडी, एनएडीपी, न्यूक्लिक एसिड तथा एटीपी, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, विटामिन वृद्धि हार्मोन्स, एल्कलाइड आदि के निर्माण में होता है। आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन की कितनी बड़ी भूमिका है, राइट। मैं आपको शुरुआती में बता दूं कि जो नाइट्रोजन है उसको कोई भी जीव जो है वो उसी अवस्था में नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, राइट। नाइट्रोजन को या तो नाइट्राइट के रूप में ले सकते हैं या नाइट्रेट के रूप में ले सकते हैं, इन दोनों में से एक के रूप में लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले से इंपॉर्टेंट कर दीजिए, पढ़ेंगे हम बाद में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है। पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, सीटेट में क्वेश्चन आता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो पौधे जो होते हैं वो पौधे जो नाइट्रोजन को जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, अवशोषण करते हैं। इसे अमोनिया में अपचयित किया जाता है तथा इसे बाद में जीव द्रव्य में प्रोटीन व एंजाइम के निर्माण में भी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है या प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो नाइट्रोजन से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये आप अच्छी तरीके से याद रखना होगा, राइट। पौधे की पत्तियों में नाइट्रोजन का प्रयोग प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इनकी पिगमेंट्स जिसे हम बोलते हैं, ये क्लोरोफिल का निर्माण में भी क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन की कमी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आता है, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां, हरिमहीनता, शीघ्र ही गिरना, अवरोध वृद्धि, इनकी स्टेंट ग्रोथ, पुष्पन में विलंब, पुष्पन में क्या होता है, पुष्पन में विलंब हो जाता है तथा जल्दी ही मृत्यु भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन की कितनी अधिकता है, राइट। और एक चीज़ और भी है कि लेग्यूमिनेसी या फिर हम बोल सकते हैं कि जितनी भी सारे के साथ दालें वाले जो पौधे हैं उनकी जड़ों में हमेशा नाइट्रोजन जीवाणु क्या होता है, नाइट्रोजन एक जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिसे बोलते हैं स्थिरीकरण, राइट। हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा अभी है। 70, अगर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी जाए 78.82% क्या है, वर्तमान समय में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है। क्लियर। अब कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम हो जाएगा, एक्जोटोबैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे राइजोबियम इंपॉर्टेंट है, एक्जोटोबैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये दो जीवाणु ज़्यादातर पेपर में आते हैं, आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्लेबसिएला है, क्लोरोबियम हो जाएगा, रोडोस्पाइरिलम हो जाएगा, राइट। यहाँ से जो ये पॉइंट अलग से लिखा गया है ये विशेष रूप से है। नाइट्रोजन की नाइट्रोजन को नोस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, ओलेसिरा, इनकी ग्लियो ट्राइकिया, कैलोथ्रिक्स, रिवोलेरिया, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्लियर। अब होता है कि नाइट्रीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ से कभी कभार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन्स नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रेशन, राइट। अमोनिया का नाइट्रेट्स, नाइट्रेशन की 2NO2, आप इसे NO2 भी बोल सकते हैं, वह इसके पश्चात नाइट्रेट NO3 में ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण कहलाता है। समझ सकते हो कि नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया दो विशिष्ट प्रकार के चरणों में संपन्न होती है, आपको बस इतना ही याद करना है, राइट। तो इतने जो क्वेश्चन थे इनकी इस वाले इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पास पेपर में अवश्य बन जाएंगे, राइट। इसके दो चरण हैं जिसके हम बात करेंगे, नाइट्रीकरण के दो चरण हैं। एक तो जब प्रथम चरण में क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होता है या नाइट्रोसोकोकस, ये सभी क्या होते हैं, नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु हैं जो कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना ये पहला चरण हो जाएगा, राइट। इनकी टू यहाँ पे इसकी क्वेश्चन लिखी गई है कि NH3 गिव राइज टू HNO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा निकलती है, 640 किलो कैलोरी की इससे ऊर्जा निकलती है। द्वितीय चरण में नाइट्रोबैक्टर समूह के, पहले इसमें नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु, दूसरे चरण में नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, नाकार्डिया आदि नाइट्रस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनकी क्या हो जाएगा 2HNO2 प्लस O2 गिव राइज टू 2HNO3 प्लस से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, एक क्वेश्चन से पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, ये ग्रुप्स में बहुत बार पूछा जा चुका है
कि यदि हमारे जल में नाइट्राइट की अधिकता होती है तो कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्या होता है? नाइट्रेट की अधिकता होने पर होती है। इसे ग्लोबोनीमिया नामक रोग भी इसे कहा जाता है। तो इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं फास्फोरस चक्र की। ये आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य बनेगा। इसको आप जितना ज़्यादा हो सके इसे थ्योरिकल आप याद कर लें, ये बेस्ट रहेगा। पारिस्थितिक तंत्र में सभी आत्मपोषी व स्वपोषी जीवों में फास्फोरस जीव द्रव्य पदार्थों, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, जीडीपी, एडीपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, फॉस्फोलिपिड, यह एंजाइम क्या होते हैं? आदि महत्वपूर्ण घटक है। मानव निर्मित पारेतंत्र में फास्फोरस रासायनिक उर्वरक के रूप में भी क्या है? मिलाया जाता है, राइट। चट्टानों के अपक्षय हो जाने पे एवं कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से भी फास्फोरस मृदा को प्राप्त होता रहता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस को पौधे से अपनी जड़ों के द्वारा आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो फास्फोरस को क्या करते हैं? आर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं तथा इसे अपने जीव भार में सम्मिलित कर लेते हैं, राइट। नोट, आधुनिक समय में घरों में उपयुक्त होने वाले अपमार्जक डिटर्जेंट्स हम जिनको बोलते हैं वो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है, राइट। और एटीपी के रूप में फास्फोरस जीवधारियों में सार्वत्रिक ईंधन यानी कि यूनिवर्सल फ्यूल का काम करता है। क्लियर? तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके पेपर के लिए थे। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा आप हो सके शेयर करें। और वीडियो को आप जब देखें तो बिना स्किप करके देखें ताकि इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाए। तो आप सभी का धन्यवाद।